नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास सीरीज में जो कि बेस्ड है ऑन द न्यू लेबर कोड। तो नया लेबर कोड आ गया है और हम रोज़ आपको अपनी इस खास सीरीज़ में उसकी बारीकियां बता रहे हैं। तो हमारी 3 एपिसोड वाली इस सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में है नया लेबर कोड चैप्टर 2 वर्क लाइफ बैलेंस। कल हमने देखा था कि आपकी सैलरी अब कितनी बढ़ेगी, बदलेगी, चेंज होगी, और आज बात उससे ज़्यादा ज़रूरी, उससे ज़्यादा आगे, आपकी ज़िंदगी कितनी बदलेगी। क्या ईज ऑफ डूइंग जॉब सिर्फ कहने की बात है या नए लेबर कोड उससे हकीकत बना देंगे। बात छुट्टियों की हो या ड्यूटी आवर्स की या फिर मेंटल और फिजिकल हेल्थ की, ये कोड दावा करता है कि उन सब में परिवर्तन आएगा, लेकिन कितना बदलाव आएगा। महिलाओं के लिए समान अवसर की बात और साथ में अब तो नाइट शिफ्ट का भी अरेंजमेंट कर दिया गया है, ये कितना कारगर होगा। इन्हीं सवालों के जवाब आज हम जानेंगे और ये देखेंगे कि जो वर्क लाइफ बैलेंस की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि जो नया लेबर कोड है उससे आपकी ज़िंदगी, आपकी नौकरी ज़्यादा बेहतर होगी, उसमें ज़्यादा बैलेंस आएगा और जगह होगी आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी, वो कितनी बड़ी हकीकत बन सकती है। तो आज के शो में हमारे साथ जुड़ेंगे 2 खास मेहमान। पुनीत गुप्ता साहब जो कि पार्टनर है पीपल एडवाइजरी सर्विस के ऑर्टेक्स EY इंडिया, बहुत स्वागत है आपका। साथ हैं श्रुति स्वरूप, फाउंडर एम्ब्रेस कंसल्टिंग, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का ही। तो शुरुआत मेरे उस मूल सवाल से ही करते हैं और सबसे पहले पुनीत साहब आपके पास आता हूं। जो एक बात कही जा रही कि वर्क लाइफ बैलेंस, इनफैक्ट मैंने शायद हमारे लेबर मिनिस्टर का ही बयान था या मुझे ठीक से याद नहीं, इसलिए मैं कोट नहीं करूंगा, लेकिन सरकार की तरफ से एक बात आई थी कि जो नया लेबर कोड है वो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसमें वर्क लाइफ बैलेंस आएगा। एक जनरल समअप में आपसे पूछ रहा हूं कि आपको लग रहा है कि इसके जो प्रावधान है वो अब नौकरी करने को एक बेहतर अनुभव बनाएंगे? आई थिंक विपिन जी काफी चीजें की हैं लेबर कोड्स में जो वो इंश्योर करेगा। जैसे मैं आपको अगर कुछ एग्जांपल्स दूं, अभी तक ये होता था कि हर एम्प्लॉय 9 घंटे हर दिन नौकरी करेगा, काम करेगा और 48 आवर्स हर वीक काम करेगा और उसके बाद उसको ओवर टाइम मिलेगा। अब एक नई सहूलियत ये आई है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एग्री कर सकते हैं एक मॉडिफाइड वर्क अरेंजमेंट, जहां वो अगर चाहें तो हफ्ते में 4 दिन भी 12 घंटे काम करके 48 आवर्स इन अ वीक तक काम कर सकते हैं। तो काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होगी कुछ ऐसे लोगों को जो कोशिश करेंगे कि हम हफ्ते में 4 दिन काम करें और 3 दिन रेस्ट करें। तो वो एक नई चीज़, नया प्रावधान है जो लेबर कोड में पहली बार आया है, जो कभी पहले नहीं था एट सेंट्रल लेवल। दूसरा, विमेन एम्प्लॉइज़ के लिए काफ़ी बेनिफिट आया है कि अगर वो नाइट शिफ्ट में काम करना चाहें, पहले हमारे पुराने लॉज़ में वो काफ़ी हद तक अलाउड ही नहीं था, हर स्टेट का अपना एक अलग रूल था। अब बड़ा क्लियर उन्होंने लेबर कोड्स में किया है कि विमेन एम्प्लॉई 7 ओ क्लॉक के बाद भी काम कर सकती है, प्रोवाइडेड विमेन एम्प्लॉई अपना कंसेंट दे एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर को काफ़ी सारी विमेन एम्प्लॉई को बेनिफिट्स देने होंगे लाइक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और सेफ कंडीशंस, ताकि वो अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकें। तीसरा, एक अगर वर्क लाइफ लेवल बैलेंस की बात करें, कि अभी तक ये रूल होता था कि जनरली एम्प्लॉइज़ परमानेंट हायर होते हैं और फिर वो बार-बार नौकरी बदलते हैं। एक नई सहूलियत ये आई है कि यंग जनरेशन जो हर समय कुछ नया ट्राई करना चाहता है, तो वो एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ले सकता है एम्प्लॉयर के साथ 1 साल, 2 साल। उसको प्रोटेक्शन भी दी गई है कि उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो एक रेगुलर एम्प्लॉयी को मिलते हैं। उनको ग्रेच्युटी मिलेगी 1 साल के बाद, बट वो बाद में अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं या नई चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कोशिश की है जो इंश्योर करेगा कि यंग जनरेशन नए तरीके से, अपने तरीके से काम कर पाए, उनको सारे बेनिफिट्स मिल पाएँ, उनको सारी प्रोटेक्शन मिल पाएँ। तो हाँ, वर्क लाइफ बैलेंस डेफिनिटली प्रमोट होगा न्यू कोड से। राइट और जो आपने जिक्र किया इसमें एग्जाम्पल देते हुए, सबसे पहले वो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। श्रुति, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी कि हल्का सा गिमिक है इसके अंदर। एक तो ये है कि एक 8 घंटे की ड्यूटी आपने करनी है और आप 5 डेज तो कहीं 6 डेज अ वीक करें, 48 घंटे वो पूरे करें, 45 से 48 घंटे। और एक ये कि एक बार को देखने में, जैसे यहाँ पर अभी पुनीत ने भी कहा कि अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों एग्री कर जाएं तो शायद 4 डेज अ वीक जिसकी हम बातें करते हैं वो साकार हो जाए। लेकिन क्या प्रैक्टिकली 12 घंटे एक दिन में काम करना सही होगा? डिपेंड करेगा किस तरह का काम है, क्या वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, लेकिन अगर दोनों एग्री हैं तो शायद बहुत लोगों को अच्छा भी लगे। तो क्या ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है
ये वाकई में एक बैलेंस प्रोवाइड करा रही है कि आप चाहें तो 48 घंटे जिस भी तरीके से 9 घंटे रोज़ काम करके 5 दिन में उस तरीके से पूरे कर लें, या फिर आप 12 घंटे काम कर लें और 4 दिन ही ऑफिस आएँ, बाकी 3 दिन छुट्टी ले लें। कैसे देखेंगे आप इसे? वर्किंग आवर्स का कॉन्वर्सेशन तो मेरे ख्याल से साल भर से हो रहा है। विपिन जी, आप और मैं दोनों इसके ऊपर काफी टाइम से बात कर रहे हैं। रियलिस्टिकली क्या होगा ये हमें भी नहीं पता, बिकॉज हर रोल अलग होता है। हमें ये पता है कि प्रोडक्टिविटी 6-7 घंटे से ज्यादा किसी भी दिन की होती नहीं है। अगर हम रिमोट वर्किंग सोचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रिमोट वर्किंग भी अब अलाउ कर दी गई है, तो अगर हम एक-एक करके देखें, ऑफिस के अंदर हम 12 घंटे करके अगर हम बोले कि मैं 4 दिन काम करके 12 घंटे करके आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय 48 आवर्स, थियोरेटिकली बिल्कुल पॉसिबल है। इफ द टू पीपल एग्री, बिल्कुल हो सकता है। 12 घंटे आज भी लोग कर रहे हैं कई ऑफिसेज में। सो क्या ये होगा? बिल्कुल हो सकता है। क्या उसके लिए मैनेजर्स एग्री करेंगे? अब क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है, मैनेजर्स के पास ज्यादा चॉइस नहीं होगी। मना लेकिन फिर भी मैनेजर्स कर सकते हैं कि नहीं हो सकता या काम जरूरी है। बट एक कॉन्वर्सेशन पॉइंट अब बन गया है जो पहले नहीं था। पहले एक सिंपल फ्लैट था कि 5 डेज करना है तो करना ही है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। नहीं, मैं अभी की बात पे वो कर रहा था, सिर्फ नोट कर रहा था कि हाँ, ये बात अच्छा। सही है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि किस तरह का, देखिए कुछ काम ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा काम, अगर हम रोज कह दें कि 12 घंटे काम कर लें तो 3 दिन खबरें कौन दिखाएगा, कौन बनाएगा, वो नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। लेकिन आपका काम है, हाँ हो सकता है कि आपको कंसल्टेंसी करनी है, कोई रिपोर्ट देनी है, एंड वो काम अगर आप बना लेते हैं 4 दिन के अंदर 12 घंटे काम करके विद सम काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, तो शायद बहुत सारी जगहों पर वो, लेकिन आपने सही कहा श्रुति कि अभी तक ये कन्वर्सेशन में नहीं था, अब ये बाकायदा लॉ बाइंडिंग होगा, मतलब कहीं लिखा होगा, रिटर्न होगा, और कोई इससे इनकार नहीं कर पाएगा अगर दोनों लोग एग्री हैं। तो एटलीस्ट ये सिस्टम में आ गया है, कैसे काम करेगा, किन लोगों के लिए कितना काम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। पुनीत, तो आप, मैं अगर गलत नहीं हूं तो शायद तेलंगाना से खबर उठी थी, वहाँ आईटी वर्कर्स के लिए बात आई थी कि वो 12 घंटे काम कर ले, लेकिन थोड़ा विरोध भी आ गया था कि नहीं, इतने घंटे नहीं बढ़ाए जा सकते। तभी आया था कि नए लेबर कोड से ये चीज़ निकल कर आई है। तो शायद इस पर वाद विवाद होता रहेगा, और अभी वैसे भी ये रूल्स जो है वो स्टेट्स को ड्राफ्ट करने हैं, ये सेंट्रल का एक प्रावधान है, मोरलेस ऐसे ही रहने वाला है, लेकिन इसको जो ड्राफ्टिंग होगी वो स्टेट की तरफ से आएगी, जिसके लिए शायद 4 महीने का वक्त है। एक और जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है छुट्टियाँ। छुट्टियों में काफ़ी तरह के बदलाव किए गए हैं, जो मैं पढ़ रहा था कि पहले आपकी शायद 280 दिन में जो कलेक्ट होगी, हर 20 दिन पे पहले तो एक छुट्टी बनेगी, फिर वो पहले 280 दिन पे इन कैश करने की आपको पात्रता मिलती थी, अब 180 दिन पे आ जाएगी 260 की जगह। और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, पैटर्निटी मैटरनिटी लीव्स को बढ़ाया है या फ्लेक्सिबल बनाया है। छुट्टियों के मामले में क्या अब स्थिति पहले से बेहतर होने जा रही है, क्योंकि छुट्टियां खास तौर पे महानगरों में तो लोगों को बहुत ज़रूरी लगती हैं? बहुत चेंज किया है विपिन जी छुट्टियों में भी। तो अब क्या रूल है कि जैसे आपने बोला एक छुट्टी मिलेगी 20 दिन के काम के लिए, तो लगभग 15 से 18 अर्न लीव जैसे हम बोलते हैं, उतनी एम्प्लॉय को मिलेगी हर साल में। वो अपना पूरे साल छुट्टी ले। अगर एंड ऑफ द ईयर जो 31 दिसंबर को उस एम्प्लॉय के पास 30 दिन से ज़्यादा छुट्टियाँ बैलेंस हैं, तो 30 दिन वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएँगी ताकि वो अगले साल ले सकें। और अगर 30 साल से ज़्यादा छुट्टियाँ जो पहले लैप्स हो जाती थी, अब वो हर साल एम्प्लॉयर को इनकैश करनी पड़ेगी वर्कर के अकाउंट में, और वो इनकैशमेंट होगी वेजेस जो उन्होंने डिफाइन किया है, लेबर कोड में कंसिस्टेंट डेफिनेशन डाली है, उसके बेसिस पे तो एम्प्लॉय को वो इनकैशमेंट हर साल मिल जाएगा। उसमें भी एक फ्लेक्सिबिलिटी और एडिशनल ये दी है कि जो 30 दिन की छुट्टियां अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड होती हैं, अगर वर्कर को लगता है कि मुझे इतनी छुट्टियों की जरूरत नहीं है अगले साल भी, तो वो वर्कर उन छुट्टियों को भी मांग के इनकैश करा सकता है। तो अगर चाहे जैसे 40 दिन की छुट्टी है तो 10 दिन की इनकैशमेंट हो जाए, 30 दिन कैरी फॉरवर्ड हो जाए, या अगर वर्कर चाहे तो सारी 40 दिन की छुट्टियां इनकैश करा सकता है। तो एटलीस्ट ये इंश्योर किया है कि जो अर्न लीव होती है वो कभी भी लैप्स ना हो, वो वर्कर या तो कैरी फॉरवर्ड करके अगले सालों में यूज कर सके या उसको उसका पैसा उसी साल मिल जाए। तो वो भी काफी एक अच्छा बेनिफिट लेबर कोड ने ऑफर किया है।
और श्रुति, खासतौर पे पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैटरनिटी लीव अभी भी कई कंपनियां शायद 6 महीने के आसपास की ऑफर करती हैं, लेकिन अब इसमें एग्जैक्टली वो 7.5 महीने की हो गई है। पैटर्निटी लीव भी दी है, वो कहीं टेक्निकली रहती नहीं थी, कंपनियां अपने विल पे देती थी, नहीं देती थी। एडॉप्शन आप कर रहे हैं तो भी दे रहे हैं, सिंगल फादर हैं तो शायद 3 महीने के आसपास की। तो यहाँ पर भी अब बहुत सारे जो प्रैक्टिकल बदलाव हैं उन्हें अडॉप्ट किया गया है। ये कितने चीज़ों को बदलेंगे? कुछ बदलेंगे। मुझे याद है जब नया मैटरनिटी एक्ट आया था, तो बहुत पुशबैक था उसमें, क्योंकि द मोमेंट यू आर गिविंग, मतलब 6 महीने की आप छुट्टी दे रहे हैं एक लेडी को, ऑटोमैटिकली बहुत ज़्यादा पुशबैक आया था कि अच्छा, अब हम एक लेडी को क्यों हायर करें, क्योंकि अब हमें 6 महीने की छुट्टी देनी पड़ेगी। जब आप इसके अंदर पैटर्निटी भी डाल रहे हैं, जब आप इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें और अब ऐड कर रहे हैं, एक तो इक्वल राइट्स आते हैं, क्योंकि अब पेरेंट्स कैन यूज इट एंड डिवाइड इट बिटवीन द टू पेरेंट्स एंड यूज मैटरनिटी एंड पैटर्निटी लीव इन अ बेटर वे। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए थोड़ा सा अभी और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अब मेरे को ज्यादा छुट्टियां देनी है, अब मुझे ज्यादा बेनिफिट्स करने हैं। आज भी बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके यहाँ क्रैश नहीं है, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास मैटरनिटी एक्ट को आए हुए अब 7-8 साल हो गए हैं, काफी फैसिलिटीज नहीं है। होपफुली अब इसके होने से वो चेंजेस स्ट्रिक्टर होंगे, फास्टर होंगे। उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि विमेन हायरिंग को लेके फर्क ना पड़े। कितना पड़ेगा, कितना नहीं पड़ेगा, हमने जब मैटरनिटी एक्ट आया था तब भी हमने देखा था, फर्क पड़ा था। एक इमीडिएट डिप हुआ था, देन इट इम्प्रूव्ड। नाउ वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट अबाउट अ ईयर और सो। राइट, तो कुछ अच्छे के लिए है, लेकिन आपका सवाल वाजिब है कि क्या उससे ये तो नहीं हो जाएगा कि एम्प्लॉयर्स थोड़ा सा दूर हटने लगे कि अगर 7.5 महीने की छुट्टी देनी है तो फिर उसका एडजस्टमेंट, उसकी कॉस्टिंग और तमाम चीज़ें। राइट, लेकिन वो बात भी है जो आपने कहा, शुरू में डिप हुआ लेकिन बाद में वो फिर सेटल होता हुआ नज़र आया। तो चीज़ें जैसे जैसे इकोसिस्टम में बैठती हैं, आई थिंक वो होती चलेंगी। इसके अलावा पुनीत साहब, हेल्थ और मेंटल हेल्थ की भी बात की जा रही है। अब 40 साल से जो बड़े एम्प्लॉयज़ हैं उनका तो इस साल में एक फ्री चेकअप कंपलसरी कर दिया गया है। जो थोड़ी हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ तो सबके लिए बोल दिया गया है। मेंटल हेल्थ को लेकर भी कुछ कुछ बातें कही गई हैं, उतनी स्पष्ट नहीं है लेकिन जिक्र ज़रूर आया है। और मुझे लगता है कि इस समय हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर सकते अगर आप एक अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट देना चाहते हैं। बिल्कुल, तो काफ़ी सारी चीज़ें अगेन जैसे आपने कहा कुछ करी है उन्होंने। एक तो जो आपने बोला है एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन, वो थोड़ा स्टेट रूल्स के ऊपर भी डिपेंड करेगा, तो हर स्टेट में थोड़ा अलग रूल हो सकता है उसके लिए, बट एटलीस्ट एक अगेन वो प्रोविजन आया है पहली बार जो पहले नहीं था। दूसरी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में उन्होंने बोला है कि एक सेफ्टी कमिटी फॉर्म होनी चाहिए जो एम्प्लॉयर और वर्कर्स मिलके अपने लिए तय करे कि उनको कैसे, किस तरह की सेफ्टी बेनिफिट्स एम्प्लॉइज को प्रोवाइड कराने हैं। तो वो एक अगेन बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्म है। उससे बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर्स को एटलीस्ट एक वॉइस मिलेगा बोलने के लिए कि उनको किस तरह की सेफ्टी बेनिफिट्स चाहिए। और बड़े फैक्ट्रीज वगैरह में उन्होंने बोला है कि एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होगा जिसका ड्यूटी होगा कि वर्कर्स की सेफ्टी के लिए बात करें, तो वो एक बहुत अच्छा चीज है। एक और लेबर कोड्स में उन्होंने वर्क्स कमिटी की बात की है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक फ्रेंडली रिश्ता बना रहे, उसके लिए एक वो कमिटी बनाई है कि वो आपस में प्रपोजल्स रखें कि कैसे एम्प्लॉइज का वेलफेयर हो सके। तो ऐसे काफी सारी नई चीजें, कुछ पुरानी चीजें एक्सटेंड की हैं, कुछ नई चीजें बनाई हैं लेबर कोड्स में, जिसमें इंश्योर किया कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई एक मिल बांट के खुशी से काम करे और सबको फायदा हो लेबर कोड्स में। श्रुति, आपको क्या लगता है कि जितने प्रावधान, ये खास तौर पे जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे एम्फेसिस देना, लेकिन इसकी अपनी एक कॉस्ट भी आएगी। कंपनियां क्या वो कॉस्ट बियर करना पसंद करेंगी? उनका ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर इससे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ऑन पेपर तो ये अच्छा साउंड कर रहा है, लेकिन क्या ऐसा सब जगह होता हुआ नजर आएगा? एक स्टैंडर्डाइजेशन हम देखेंगे इंडस्ट्री के अंदर? भी लॉ का पर्पस तो ये होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए। सो होपफुली स्टैंडर्डाइजेशन होगा। होपफुली, जैसे मैं आपको बोल रही थी, अभी भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास क्रैश नहीं है एज पर द लॉ। वैसे ही अब आगे एज पर द लॉ, अब जैसे हमें अगर हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल चेकअप करवाना है, कंपनीज कराती हैं या नहीं कराती हैं, ये कंपनीज के ऊपर है।
बट जो मैं आपको पहले भी कह रही थी, लेबर लॉ में आने के बाद एक ये बेनिफिट है कि अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई एम 42 इयर्स ऑफ एज, और अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ चेकअप नहीं करा रही है, तो मेरे पास एक राइट हो जाता है कि मैं जाके बोलूं कि ये लॉ है, आप इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो हमारे पास पहले ऑप्शन नहीं था। तो वो एक बेनिफिट है। कंपनीज, हमारे पास 6-8 महीने का टाइम है, हालांकि इमीडिएट इफेक्ट से है। कंपनीज उसे अगर नहीं फॉलो करती हैं तो उनके ऊपर फिर अब एक एक दिक्कत आती है, क्योंकि आपने एम्प्लॉइज को राइट दे दिया है उसको क्वेश्चन करने के लिए। तो पुनीत, ये इसी का सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि ये जो पूरा नया लेबर कोड है, इसे अगर आप इन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं अपनी अपनी इंडस्ट्री पे, अपनी अपनी टाइप ऑफ कंपनीज पे, तो सभी, मतलब देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सभी कंपनियों के लिए थोड़ा कॉस्ट बर्डन आएगा। तो किस तरीके से वो उसको एडजस्ट करती हुई नजर आएंगी? क्या इसका कोई एडवर्स इम्पैक्ट एम्प्लॉयज़ पे तो नहीं आएगा, उनकी सैलरीज या दूसरी चीज़ों पे, या फिर ओवरऑल जो स्ट्रेंथ होती है किसी और तरह की कॉस्ट कटिंग के जरिए तो वो एडजस्ट नहीं होगा? कैसे देख रहे हैं, कैसे सेटल करेगी इसको इंडस्ट्री? विपिन जी, मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। एक, कि गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म बेनिफिट की बात कर रही है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, आपका शॉर्ट रन में थोड़ा सा कॉस्ट इंक्रीज होगा क्योंकि नई चीजों के लिए कॉस्ट लगेगा, बट उसका लॉन्ग टर्म इंसेंटिव भी कंपनीज को मिलेगा। एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, एम्प्लॉयज लंबे समय तक एक कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे, तो सबका बेनिफिट कंपनीज को मिलेगा। लॉयल्टी बढ़ेगी, एक लेवल ऑफ एम्प्लॉइज का कंफर्ट बढ़ेगा कंपनी की तरफ, तो वो सबसे फायदा होगा कंपनी को। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि वाइल हमने इन सब चीजों की थोड़ी कॉस्ट बढ़ाई है, लेकिन बहुत सारी कंप्लायंस रिलेटेड चीजें जो बहुत कॉस्टली होती थी पहले, वो काफी कम कर दी हैं। नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस जितने चाहिए, जितने रिकॉर्ड्स फाइल होते थे, जितने रिटर्न्स बनते थे, जितने बहुत रजिस्टर्स बनते थे, वो सारे कंप्लायंसेस उन्होंने काफी हद तक कम कर दिए, तो उसका भी एक फायदा कंपनीज को मिलेगा। तो आई थिंक थोड़ा सा बैलेंस है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट की बात की गई है और कहीं न कहीं कंपनीज को काफ़ी हद तक फ़ायदे भी दिए गए हैं, जिससे थोड़ा-सा कॉस्ट ऑफसेटिंग हो सके। तो कुल मिला के एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई। ये बात भी सही है, बहुत सारा जो कंप्लायंसेस थे उन्हें काफ़ी कम कर दिया गया है, तो वो एक जो कॉस्ट कंप्लायंसेस पे आती थी वो कम होगी, तो शायद उसका बेनिफिट या एडजस्टमेंट दूसरी तरफ होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन सारी चीज़ें वही हैं कि एक अच्छा आइडियल कोड लग रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा या इम्प्लीमेंटेशन के ग्राउंड पर कितना बैठेंगी ये चीज़ें, कहीं कोई ऐसे लूप होल्स तो नहीं है जो बाद में नजर आएंगे। एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद एक दो और प्रैक्टिकल सवाल रहेंगे इससे जुड़े हुए कि कितना आपका जीवन यहाँ से बदलने जा रहा है और कौन सी बातें होंगी जिनका आपको ध्यान रखना है या अब आपके हिस्से में नहीं जुड़ गई हैं, तो यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। पुनीत, आपकी कोई राय इस चीज़ पर? जो खास तौर पे पहला सवाल था मेरा कि मतलब क्या किस तरह के जॉब्स अब ज़्यादा प्रमोट होंगे, वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट्स होंगी या परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की थोड़ी सी प्लेस हिलेगी, कैसे देख रहे हैं? आई थिंक विपिन जी, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग है, क्योंकि जो अभी लोग कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लोग हायर करते थे, जहां वो एक थर्ड पार्टी के पेरोल पे होते थे, उनके बेनिफिट्स रेगुलर एम्प्लॉयज जैसे नहीं होते थे, वो एक थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट होते थे सारे बेनिफिट्स के लिए। आई थिंक कोशिश ये की गई है कि वो लोग अब डायरेक्टली कंपनी के पेरोल पे आए, उनको वो सारे बेनिफिट्स जो रेगुलर एम्प्लॉयज को मिलते हैं वो बेनिफिट्स मिले, जो कंपनी उनसे काम करा रही है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले वो सब बेनिफिट्स के लिए। होता है आई थिंक गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है कि इंस्टेड ऑफ हायरिंग थ्रू थर्ड पार्टीज और उनके ऊपर डिपेंडेंस के बजाय कंपनीज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने फिक्स टर्म एम्प्लॉयज के लिए। और कोशिश यही है कि इंडिया में और बहुत तरीके से कि जॉब्स क्रिएट हो, नई नई कंपनीज इंडिया में आए। एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव लेबर कोड्स का ये भी है कि एक इंडिया को फ्रेंडली फेस दिखाएं लेबर लॉज का, ताकि और सारी ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आए, सबके लिए जॉब्स क्रिएट हो, और फिर उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है फिक्स टर्म हायरिंग की। तो आई थिंक अगेन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म बेनिफिट है और कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर कम डिपेंडेंस और ऑन रोल एम्प्लॉयज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस का है। तो देखिए, बहुत अच्छा तो लग रहा है देखने सुनने में, बहुत पॉजिटिव भी लग रहा है,
एम्प्लॉय फ्रेंडली भी बहुत सारी जगह पे लग रहा है, कुछ एक उस पर ऑब्जेक्शंस भी हैं। लेकिन मैं आप ही लोगों से अगर पूछूं कि अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में तो हमने बात किया, लेकिन क्या इसमें कोई लूपहोल भी है, कोई कमियां भी हैं, या ये ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था, वहाँ पर एड्रेस होना छूट गया है? तो श्रुति, आपको लगता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आप, जैसा आपने कहा कि एचआर कम्युनिटी में बातचीत चल रही है, तो डेफिनेटली उन चीज़ों पे भी बातचीत चल रही होगी कि या ये तो बड़ा हार्श है, या ये इसमें ये लूपहोल है, इससे दिक्कत हो सकती है? सॉरी, देखिए अभी एक चीज है, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट अभी भी इन फोर्स है। एंड शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट कई कई जगहों पे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आएगा विद द न्यू लेबर कोड। वो एक, जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं सॉल्व होता है, वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि कहाँ पे कौन सी चीज प्रेसिडेंस लेगी, कहाँ पे कौन सी चीज को हमें ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। उसके ऊपर क्लैरिटी अभी नहीं है। आई थिंक वो, मुझे लगता है अगर क्लैरिटी होती और कॉन्फ्लिक्टिंग दो एक्ट नहीं होते तो बड़ा आसान हो जाता। जो अच्छा किया गया है, जो अभी पुनीत जी भी कह रहे थे, लॉज को 4 भाग में ही कर दिया है, रादर देन बहुत सारे लॉज थे हमारे पास। 4 सिंपल लॉज हैं। बाहर से अगर कंपनीज आएंगी उनके लिए पढ़ना आसान है, समझना आसान है, रेगुलेट करना आसान है। सो अच्छाई भी है, और वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, तो वो देखेंगे कैसे होता है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। राय इस पर कहीं कोई ऐसी चीज जो आपको लगा कि ये बेहतर हो सकती थी? अगर मैं श्रुति जी को बात को आगे बढ़ाऊं, तो एक तो कि जो उन्होंने बोला कॉन्फ्लिक्ट विद स्टेट एसएनई एक्ट, क्योंकि अभी भी वो भी वैलिड है उसमें। दूसरा इशू ये भी है कि लेबर कोड्स में बहुत सारी चीजें अभी भी स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसाइड करनी है, और अगर वो, जैसे कोई कंपनी जो मल्टीपल स्टेट्स में प्रेजेंट है, अगर वो स्टेट रूल्स अलग अलग होंगे तो कंपनीज के लिए अभी भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रूल्स और अलग अलग रेगुलेशंस अप्लाई होंगे। तो कंपनीज का वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि कैसे सेंटर और स्टेट कोऑर्डिनेशन में काम करे, ताकि एक तरह का लॉ जनरली कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हो क्रॉस द इंडिया। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है जो अभी भी, उस पर भी काफी काम होना है। गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन आई थिंक और थोड़ा काम होना है। दूसरी चीज है कि काफी चीजें हैं जो लेबर कोड में बहुत अच्छे हैं, बट जैसे कोई नई चीज होती है उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी की और जरूरत होती है। तो जैसे वो डेफिनेशन ऑफ वेजेस में है कि उसमें परफॉर्मेंस बोनस अगर किसी को मिल रहा है, इंसेंटिव किसी को मिल रहा है, वो वेजेस की डेफिनेशन में कवर होगा नहीं होगा, उस पर बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं जिसपे क्लैरिटी नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर कोर एक्टिविटीज के लिए नहीं काम कर सकते, तो व्हाट आर कोर एक्टिविटीज, उसमें क्या चीजें कवर्ड होंगी, कौन कौन से रोल्स के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर कर सकते हो, नहीं कर सकते, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक ग्रेच्युटी को लेके बहुत बड़ा है कि क्या उसका रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट है, कि अगर कोई कंपनी में 20 साल नौकरी किया है, अभी तक ग्रेच्युटी बेसिक सैलरी पे मिलती थी, अब ग्रेच्युटी वेजेस पे मिलेगी, तो क्या वो कंपनीज को पूरे पिछले सालों के लिए भी हायर वेजेस पे ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी, उस पर थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे हैं काफी थोड़े बहुत सवाल, प्रैक्टिकल इश्यूज जो गवर्नमेंट को रेज भी हो रहे हैं। उन्होंने बोला भी है कि वो कंसल्टेशंस करेंगे और चीजें बहुत बेहतर करेंगे। तो वो एक रिक्वायरमेंट है, एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री की इन सब चीजों पे क्लैरिटी के लिए। राइट, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर नया कोड आ गया, बहुत सारी चीज़ें जैसा आप लोग कह रहे हैं कि उसमें अभी देखनी होंगी, जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वहाँ पर हमको उनकी कमियां या खामियां दिख सकती हैं, उनकी कितनी अच्छाइयाँ हैं वो पता चलेगा। लेकिन अगर एक बड़ी पिक्चर को देखने की कोशिश करें, और जो हमारे मेहमानों की यहाँ पर राय निकल कर आई, उससे तो ये लगता है कि हाँ, यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग जॉब होने जा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉय के तौर पर आपके अधिकार भी यहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जॉब करना आपके लिए एक बेहतर अनुभव बने, इस तरीके का है। और बहुत सारा जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो कई बार दिखते नहीं हैं, उनको बहुत बैलेंस आउट करने की कोशिश लग रही है। अगेन लेट्स से इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कैसा होता हुआ नज़र आएगा, स्टेट्स उसको किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं, कितना ओरिजिनल रहने देते हैं, कितने चेंजेस अपने अकॉर्डिंगली लाते हैं, ये आने वाले कुछ टाइम में थोड़ा क्लियर होता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल पुनीत और श्रुति, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड आई होप कि ये बातचीत से हमारे दर्शकों को काफ़ी क्लियर हुआ होगा कि उनके लिए यहाँ से जॉब करना एक कैसा अनुभव होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।